अरे मोहब्बत का टूटना ज़्यादा खतरनाक है ये सपनों का टूटना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या वजह है, आप 5 बार आपने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान खुद दिया, आपके पढ़ाए हुए सिविल सर्वेंट बन गए, लेकिन आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। व्यूज़ मिलियन में लाने हैं, अगर सिर्फ ब्रांडिंग करनी है कि जगह जगह पे हर किसी को आपके ब्रांड का नाम पता चल जाए, देन इट वर्क्स। बट अगर रिजल्ट्स की बात करें, वो जो कंटेंट क्रिएट, वो जो रील फॉर्मेट, वो जो शॉर्ट फॉर्मेट जो क्रिएट हो रहा है, उससे अगर कोई स्टूडेंट कोई सीख नहीं पा रहा कुछ, तो उसका पर्पस फिर डिफीट हो जाता है। ये जो कल्ट पर्सनालिटी वाला फंडा बनाया है नेशनल लेवल के एटेक स्टार्टअप ने, उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और रिसोर्सेज डाइवर्ट होते हैं वो इंस्टाग्राम रील में फेमस टीचर करने के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारों की कमी नहीं, बेरोज़गारी का आलम यह है कि अब शादियां भी नहीं हो रही हैं, और शड़ों की जब बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तादाद सबसे ज़्यादा, मैं नहीं बल्कि कुछ सर्वेस कह रहे हैं। लेकिन उसके बीच में कुछ नौजवान हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर सरकार के पास हमारे लिए कुछ नहीं, अगर 3 लाख बच्चों के लिए कुल 50 या 60 या 100 या 200 सरकारी पोस्टें हैं, तो फिर आइए कुछ ऐसा करते हैं जिससे रोज़गार का बंदोबस्त हमारे लिए भी हो और हम भी कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। मेरे साथ शुएब फरीद हैं, विंग्स एक उड़ान। मुझे याद है कोविड का वक्त था और उस बड़े मुश्किल दौर में 4 नौजवानों ने मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलसिला शुरू किया। बाद में सब अपनी अपनी सफ़र पे निकल गए, बचे 2, यशोधरा सिंह जम्वाल और उनके साथ में शुएब फरीद, जो मेरे ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, फ़ख्र भी इस बात पर है कि उस दुश्वार गुजार इलाके से आते हैं और जम्मू में विंग्स एक उड़ान नाम का एक कामयाब कोचिंग सेंटर, जहां पर सिविल सर्विसेज और बाकी इम्तिहानों की तैयारी करवाई जाती है, और आते उस्तादों के ख़ानदान से। आइए मिलते हैं। शुएब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप उस्तादों के ख़ानदान से हैं। जी, थैंक यू जुनैद भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर एन इंटरेक्शन। आपने 2020 में भी सबसे पहले आप ही ने हमारे इस वेंचर को एक किस्म से एक एनकरेजमेंट, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट से हमें हमारा बड़ा हौसला बढ़ाया था। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन वो है कि तब भी मिजाज फ़कीरी था, आज भी मिजाज फ़कीरी है। तब भी कोई प्रमोशन के नाते आपके पास नहीं आए थे कि जनाब आपको प्रमोट कर देंगे, इतने पैसे हमें दीजिए, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। और आज भी जब हम विंग्स एक, कई लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं, कहते हैं जी ये विंग्स एक उड़ान वालों के साथ कोई ख़ास एग्रीमेंट हुआ पड़ा लगता है आपका। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो 4 नौजवान थे जिन्होंने जब बुनियाद डाली है जम्मू कश्मीर में इस ऑनलाइन सिलसिले की। तो शुएब, ऑनलाइन सिलसिला आपने शुरू किया, काफ़ी कामयाब रहा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर, एज सच जितना भी एडटेक इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, जो जम्मू कश्मीर के इकोसिस्टम की बात करें, जितना पोटेंशियल है, जो हमने सोचा था कि 5 साल में जितना एक्सपेंशन हो पाएगा, पोटेंशियल जितना रियलाइज़ हो पाएगा, जॉब्स क्रिएट हो पाएंगी, उतना नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे उसके बाद जो नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर्स वगैरह की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन हुई और बाकी 100 मसले और हुए, और जो बबल बर्स्ट हुआ, जैसे बैजू जैसे ब्रांड्स का काफ़ी बुरा हाल हुआ, उसकी वजह से उतना एक्सपैंड तो नहीं किया। बट स्टिल वी आर थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर स्टिल we have been able to create a lot of jobs, and also on that journey we have been able to help a lot of students to realize their dream of getting a government job. So बहुत शुक्र है अल्लाह का जहाँ पर भी आज हैं आप। तो मुझे बताइए कि बहुत सारे नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है जी, और बड़ी ज़बरदस्त ब्रांडिंग हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट्स बन रही हैं, कोई बैग लेके आ रहे हैं, कोई जंगलों के अंदर उड़ रहे हैं, कोई गाने चल रहे हैं, कोई डांस चल रहे हैं, कोई सिलसिले सारे चल रहे हैं। तो आप उस दौड़ में नज़र नहीं आ रहे? मुझे लगता है जितना पैसा वो उस हाई प्रोफाइल कल्ट पर्सनालिटी बनाने पे खर्चा कर रहे हैं, वही पैसा कंटेंट क्रिएशन में, वही पैसा जो यहाँ का यूथ है उसको एज एजुकेटर हायर करके अगर करेंगे, तो उससे ना सिर्फ बेटर क्वालिटी एजुकेशन भी क्रिएट होगा और साथ साथ में जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो ये जो कल्ट पर्सनालिटी वाला फंडा बनाया है नेशनल लेवल के एटेक स्टार्टअप ने, उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और रिसोर्सेज डाइवर्ट होते हैं वो इंस्टाग्राम रील में फेमस टीचर करने के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं पूरी दुनिया में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और यकीन मानिएगा आई कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन टीचर्स,
यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और बहुत बड़ी बड़ी नामी ग्रामी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, जिन यूनिवर्सिटीज़ से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल रहे हैं, आई एम येट टू कम अक्रॉस वन एग्जाम्पल जहाँ पर इस तरह का, मतलब दिस इज़ लाइक आप टीचर नहीं हैं, आप एक ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ जो है बच्चों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टेज पे खड़े हैं, फिर गाने बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, और उसके बीच में आप इस तरीके से आ रहे हैं जैसे आप टीचर नहीं हैं, कोई फिल्म के हीरो हैं। डू यू थिंक ये सेंसिबल तरीका है टीचर्स को अपने आप को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने का? आई डोंट थिंक, जहाँ तक बात की जाए अपनी एजुकेशन को सोशल मीडिया की तरह मोल्ड करना, सोशल मीडिया में रेलेवेंट रहना भी ज़रूरी है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जो ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं उसका एंड क्या अचीव हो रहा है। अगर सिर्फ व्यूज़ मिलियन में लाने हैं, अगर सिर्फ ब्रांडिंग करनी है कि जगह जगह पे हर किसी को आपके ब्रांड का नाम पता चल जाए, देन इट वर्क्स। बट अगर रिजल्ट्स की बात करें, वो जो कंटेंट क्रिएट, वो जो रील फॉर्मेट, वो जो शॉर्ट फॉर्मेट जो क्रिएट हो रहा है, उससे अगर कोई स्टूडेंट कोई सीख नहीं पा रहा कुछ, तो उसका पर्पस फिर डिफीट हो जाता है। तो हमारा, अगर हम आप देखेंगे हमारे एक वीडियो पे जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK को समझाया है हमारे चैनल पे, उस पे 500K व्यूज़ गया है, जिसको हमने एडिटिंग यूज़ करके और जियो स्पेशल मैप दिखाकर डिफरेंट कलर कोडिंग यूज़ करके डिस्ट्रिक्ट समझाई है। वो भी शॉर्ट फॉर्म है, वो भी व्यू चला है, उसमें किसी की ग्लैमर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी का कोई स्कॉर्पियो हायर करके 5-6 लाइन में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी व्यू ले सकते हैं जिसमें दोनों पर्पज अचीव हो जाएंगे। लेकिन शोएब, मामला ये, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का तो ये स्थान है हमारे देश में कि आप उसको मानते हैं कि वही आपको भगवान है, वही अल्लाह का रास्ता आपको वही बताता है। तो इतना ज़्यादा पैसा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने आप को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर जो कुछ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है, उसके बाद जाकर पता चलता है कि जनाब कहीं नेशनल कंज्यूमर अथॉरिटी ने, कहीं किसी और ने उनको पेनलाइज किया हुआ है, उनको पेनल्टी डाली हुई है कि भाई आपने झूठ क्यों बोला। आपने कहा जी हमारी 50 क्या कहते हैं 258 सिलेक्शंस हुई हैं, बाद में हकीकत मालूम की तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो 20-22 बच्चे थे, बाकी किसी ने कोचिंग ली ही नहीं थी, बाकी कोई टेस्ट देने आया, कोई कुछ करने आया, कोई कुछ करने आया। डज दिस मेक एनी सेंस? बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, तो क्या डज दिस मेक एनी सेंस? It does not at all. It is morally wrong. It is ethically wrong. But why do they do it? is 5-6 लाख का उनको पेनल्टी पड़ेगा गलत रिजल्ट लगाने का, और उस प्रमोशन से शायद वो उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा कमा लेंगे। सो देयर इज़ नो इकोनॉमिक कॉस्ट एज सच। दे नो इवन इफ कंप्लेंट होगी, इवन इफ हमारा को पकड़ा जाएगा कि ये तो रिजल्ट आपका नहीं है, 5-6 लाख कंज्यूमर कोर्ट हमारे पे लगाएगा पेनल्टी, और बाद में हमने ओवरऑल बिजनेस से ज़्यादा कर लिया होगा। इससे बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं जो एक्चुअली थोड़े बहुत रिजल्ट निकाल भी पा रहे हैं, वो मजबूर हो जाते हैं इस रॉन्ग वे को अडॉप्ट करने के लिए कि हम भी ऐसे रिजल्ट दिखाएं जो हमारे नहीं हैं। तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करते हैं ये इंस्टीट्यूट। शोएब, आपको कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? सर, अगर मैं पूरी अपनी टीचिंग की जर्नी बताऊं तो तकरीबन 8 साल हो गए हैं। पहले मैंने अन अकेडमी पे पढ़ाया था, उसके बाद मैंने जामिया हमदर्द की एक अंदर हमदर्द स्टडी सर्कल आता है, वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैंने जम्मू के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, और विंग्स की शुरुआत 2020 से हुई, तब से 5 साल हम अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। मुझे शोएब ये बताइएगा कि आप एक बेहतरीन टीचर हैं, आई सी योर वीडियोस, थैंक यू सो मच, और आप बड़े काबिल और लायक आदमी हैं लिखने के मामले में भी। लेकिन क्या वजह है, आप 5 बार आपने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान खुद दिया, आपके पढ़ाए हुए सिविल सर्वेंट बन गए, लेकिन आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने कोशिश छोड़ दी है। एक्चुअली आई स्पेंड माई प्राइम ऑफ माई यूथ इन दिस एग्जाम्स। 5 बार मैंने मेंस लिखा, UPSC KS मिला के। उसके बाद एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में मुझे रिकमेंड किया था फॉर एज अ फ्लाइंग ऑफिसर करके मेरी सिलेक्शन हुई थी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड 1 देहरादून से 2016 में। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका ना वो जो सेचुरेशन लेवल आ जाता है कि बस होता क्या है सर कि मेंस की जो स्टेज है वो बड़ी सब्जेक्टिव है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी कि व्हाट एग्जैक्टली विल वर्क। मैंने इस बारी फैक्ट्स कम डाले, इस बार मैंने आंसर कम लिखे, इस बार मेरे से क्वेश्चन छूट गए, मेरे को ऑप्शनल में और अपग्रेड करना चाहिए। इस डिस्कशन के दौरान प्राइम टाइम निकल जाता है, अक्सर आपकी तरफ से कमी रह जाती है, अक्सर किस्मत साथ नहीं देती है। बिकॉज क्या ये मुकद्दर का ज़्यादा मामला है, या वाकई अब एज अ टीचर जब आप चीज़ों को देखते हो तो यू आर एबल टू पॉइंट आउट, यार ये मैंने नहीं किया था, ये आप मत करना, इसको आप करो, इसको आप मत करो। इज इट दैट हैज हेल्प्ड यू टू बिकम अ गुड टीचर? डेफिनेटली, कहते हैं टीचिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, सो आई हैव लर्नड अ लॉट बाय टीचिंग। ऑफ कोर्स आई हैव आइडेंटिफाइड सम मिस्टेक्स व्हिच आई कुड हैव अवॉइडेड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फेज,
बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, और उन लोगों ने सारा वो चीज़ें किया जो शायद मैंने नहीं किया, उनकी भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो दोनों ही चीज़ें इक्वली ट्रू हैं। मेहनत एक लेवल तक कांस्टेंट है, सबके लिए करनी सबको है, उसके बियॉन्ड पे फिर आपकी किस्मत का खेल भी रहता है। सो आई गेस एक ऑनरेबल एग्जिट लेना इस साइकिल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल से एक पॉइंट पर आके आपको डिसाइड करना होता है कि बस जितना मैं दे सकता था दे दिया, अब मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ बेटर करना चाहिए। दैट इज़ वाई यूपी हैड केप्ट ओनली 4 अटेम्प्ट्स इन द बिगिनिंग। 6 अटेम्प्ट बाद में आए, और ये जो एज रिलैक्सेशन वाला मसला था ये भी बाद में आया। तो प्राइम ऑफ द यूथ में आप 3-4 साल दे दें, उसके बाद आप अपना बैकअप प्लान भी तैयार रखें, क्योंकि किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। साथ में इट्स नंबर गेम ऑल्सो। 0.0001% सिलेक्शन रेट है। अप्लाई करने वाले फॉर एग्जांपल यूपीएससी की बात करूँ 5 लाख हैं, पोस्ट 700 के आसपास हैं। केएस में अप्लाई करने वाले 30,000 लोग हैं, पोस्ट 70-100 के आसपास हैं। तो इट्स नंबर गेम। अगर सारे लोग ही बराबर मेहनत करें, सब कुछ करें, तब भी तो सीट्स उतनी ही हैं। ठीक। तो और कभी कभार एक एग्जाम को एक्सटेंड होकर 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। उस टाइम में आपको बड़ी डिमोटिवेशन होती है, वो लेवल ऑफ फायर, वो लेवल ऑफ पैशन नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, कभी कभार आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। मतलब बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत चाहिए कि टूटते टूटते बिखरते बिखरते फिर जुड़ना, उसके बाद फिर टूटना, फिर बिखरना, फिर जुड़ना, यानी बड़ा मुश्किल काम है। और सर इनमें कुछ हालत ऐसी हो जाती है हमारी जैसी कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अच्छा। तो वो टूटते टूटते इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है कि बस लेट्स डू समथिंग एल्स विद द लाइफ। अरे मोहब्बत का टूटना ज़्यादा खतरनाक है ये सपनों का टूटना ज़्यादा खतरनाक है? मुझे लगता है कि एक एडल्ट के लिए सपनों का टूटना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी रोजगार है वो सबसे बड़ी मोहब्बत वही है, उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। ठीक। तो दुनिया सारी रोजगार के इर्द गिर्द है। हाँ सर, मूवीज़ में भी मोहब्बत उसी को मिलती है जो फाइनेंशियली स्टेबल होता है। तो उस सेंस में आपको फाइनेंशियली स्टेबल की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। तो मोहब्बत तो बाद में, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये जिंदगी में चलती रही। बहरहाल आपको तो आपकी मोहब्बत मिल गई। जी सर। हमें मतलब हमारी तो खैर अरेंज मैरिज ही थी, तो मैं उसी को मोहब्बत मानता हूँ ऑफ कोर्स। तो आपके हाव भाव में भी लग रहा है कि मेरे मिजाज में आ गई है तब्दीली जब से मोहतरमा मेरे घर आई हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है अच्छे अच्छों को सीधा कर देती हैं। हम किस खेत की मूली हैं। चलिए मुझे बताइए कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? सर आई एम कंटेंट विद व्हाट आई एम डूइंग। ऑफ कोर्स आई वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम वेरी थैंकफुल। क्या ख्वाब है? सर कुछ जम्मू एंड कश्मीर में एक एडटेक स्टार्टअप की शुरुआत तो हमने की थी। ख्वाब ये है कि एक ऐसा ये वेंचर बने जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ, टेक्नोलॉजी में कुछ करें, एआई में कुछ करें, जिसके पीछे हम रिसर्च कर रहे हैं, काम चल रहा है। हाउएवर बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम्स, because of the lack of exam calendar, because of the lack of certainty of the ecosystem of examination here, and a lot of lacunas in the private sector, तो वो एक चीज़ अचीव करना डिफिकल्ट हो रही है। बट आई एम श्योर कि मेहनत करते रहेंगे, एफर्ट डालते रहेंगे, तो डेफिनेटली विल गेट देयर टू क्रिएट समथिंग ऑफ अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड नॉट जस्ट हेल्प आउट द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स। लेकिन शोएब मुझे ये बताइएगा क्या वजह है कि हमारे देश में, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा एंटाइस अगर कोई चीज़ करती तो सरकारी मुलाजमत। अगर आपके पास सरकारी मुलाजमत है तो आप एलिजिबल हैं तमाम जितने भी बाकी ज़िंदगी की सहूलियात हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास सरकारी मुलाजमत नहीं है तो फिर आप जो मर्जी हैं, लोगों की नज़र में, आपके खानवादे की नज़र में, आपके इर्द गिर्द के लोग नज़र में, भाई लड़का ठीक है जो कर रहा है, लेकिन आपको पता अगर कहीं लेक्चरर लग जाता तो ज़िंदगी संवर जाती, कोई प्रोफेसर लग जाता ज़िंदगी संवर जाती, कोई बैंक का क्लर्क लग जाता ज़िंदगी संवर जाती। तो मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एदाद शुमार ये बताते हैं हम ओवर स्टाफ्ड हैं ऑलरेडी। हमारे पास मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैं आबादी के हिसाब से। इतने मुलाजिम आबादी के हिसाब से इतने मुलाजिम किसी दूसरे मुल्क के हिस्से में नहीं हैं जितने जम्मू कश्मीर में हैं। तो क्या वजह है कि प्राइवेट सेक्टर एंटाइस नहीं कर पा रहा नौजवानों का? और जितने भी आप लोगों ने ये ट्यूटोरियल्स का सिलसिला जो आप लोगों का है, आप भी बच्चों को जब, क्या आप ये बात बताते हैं आप बच्चों को कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर इज़ नॉट द ओनली सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी है, वहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं? और क्यों नहीं बच्चे उस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब इतनी क्यों एंटाइसिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल आइडेंटिटी। प्राइवेट सेक्टर आपको जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट वो सोशल आइडेंटिटी नहीं देता जो आपको सरकारी नौकरी देती है। सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और लोग जानते हैं कि 9 to 5 जॉब होगी, आपकी जॉब परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगी। बेशक अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पोर्टल के थ्रू परफॉर्मेंस को जज कर रही है, बट इतनी स्ट्रिक्टली नहीं जितना प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में तो परफॉर्म और परिश वाली बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में इतना स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो नहीं करते।
तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सोशल आइडेंटिटी है। अगर आप सरकारी नौकरी आपको मिल गई तो आपको सोशल लेवल की हायरार्की में आप थोड़ा ऊपर चले गए। वहाँ कंपैरेटिवली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है, अपने स्किल को अपग्रेड करना है और रेलेवेंट रहना है टाइम के हिसाब से। तो वहाँ मेहनत ज़्यादा है। तो लोगों को पता है कि अगर यहाँ जाएंगे तो ज़िंदगी थोड़ी आराम से कटेगी और वहाँ जाएंगे तो एफर्ट ज़्यादा है। और दूसरी बात, सोसाइटी भी ज़्यादा एक्सेप्ट उसी को कर रही है। तो मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स हो गया या फिर सोशल हायरार्की में आपको ज़्यादा वाहवाही आपकी हो जाए, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। दूसरी बात, क्या हम अपने बैचेस में, अपने क्लास में, अपने यूट्यूब चैनल में ये बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना करते हैं कि लोग बोलते हैं आप डिमोटिवेट कर रहे हो अब हमें। हम ये बोलते हैं कि आप सभी में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों में मेहनत की कमी है, टैलेंट की कमी है, इसलिए क्योंकि गेम रिग्ड है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है। हर 100 बच्चे में से एक बच्चा होगा, हर 1000 बच्चे में से एक बच्चा होगा। तो हाँ, आपकी मतलब ये ऑप्टिमिज्म है कि अगर आप सोचें कि नहीं 1000 में से हम ही वो एक बच्चे हैं जिसके साथ बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। हमने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे डाली हैं, रील के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, कि सरकारी नौकरी के पीछे घोड़े की तरह ऐसे भागना बंद करो, साथ साथ में एक प्लान भी रखो कि हमें अगर ये नौकरी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे बैकअप में। अदरवाइज आपके प्राइम यूथ जो ईयर है निकल गए और आप 30 साल की उम्र में बैठ के सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, ना तो सरकारी नौकरी मिली और ना ही मेरे पास कोई बैकअप प्लान है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप प्लान। जैसे आपने कहा बैकअप प्लान की बात की, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप कोई भी पॉलिसी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा घाटी से बहुत सारे बच्चे, ये बार बार उनने मांग की कि एसएसआर भी तब तक कोई इम्तिहान न कराए जब तक रिजर्वेशन का मामला हल नहीं होता। बिल्कुल। नतीजा शुएब साहब ये निकल रहा है कि अब इम्तिहान हो नहीं रहे लंबे वक्त से, और फिर जो इम्तिहान होता भी है वो कोर्ट में चला जाता है, उसके ऊपर स्टे लग जाता है, बड़े सारे और सिलसिले बन जाते हैं। उसके बाद सरकार से कहा जाता है जनाब एज रिलैक्स करो, ये करो, वो करो, वो सिलसिले चलते रहते हैं। क्या ही अक्लमंदाना रविश है कि आप लंबे वक्त तक इम्तिहान ही न कराएं और उसके बाद फिर आप एक ही बार इम्तिहान कराएं और उन तमाम को इनएलिजिबल कर दें जो बेचारे आपकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। व्हाट इज द वे आउट? सर, जम्मू एंड कश्मीर डजंट हैव अ स्किल डेफिसिट, इट हैज़ अ अपॉर्चुनिटी डेफिसिट। जब पोस्ट आती हैं तो एक साथ आ जाती हैं तो स्टूडेंट को चूज़ करना पड़ता है, या तो ये एग्ज़ाम दे दो या तो ये दे दो। पिछली बार केएएस में हुआ, जब केएएस का प्रीलिमिनरी एग्जाम था तो एफकैट का एग्जाम उसके साथ ओवरलैप किया, उनको बोला गया दोनों में से कोई एक दे दो। इस साल भी होते होते बच गया। 30 नवंबर को अकाउंट्स ऑफिसर एम्प्लॉय ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के एग्जाम क्लैश कर रहा था प्रीलिम्स के साथ, अब तो खैर उन्होंने डिले कर दिया। तो इससे क्लियर कट ये दिख रहा है कि जब एग्जाम की डेट निकाली जा रही, प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारा एग्जाम किसी और एग्जाम से क्लैश तो नहीं करेगा, क्या कोई लीगल इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे। फॉरेस्टर का एग्जाम जेकेएसएसबी में निकला तो उसमें एलिजिबिलिटी इशू की वजह से वो मामला कोर्ट कचहरी में फंस गया। तो जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि वो एक एग्जाम कैलेंडर फाइनलाइज करें, प्रॉपरली लीगल रिसर्च करें कि हमारे एग्जाम आगे कोर्ट कचहरी में तो नहीं फंस सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का ऐसा मसला है, मुझे लगता है सरकार को दे देनी चाहिए, क्योंकि लगातार एग्जाम नहीं हुए हैं तो बहुत सारे लोग तो मांगेंगे और कोर्ट जाएंगे। जब गवर्नमेंट को पता है इस चीज़ के बारे में कि जब कोर्ट कचहरी मामला जाने तो एज रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। अब एसआई के एग्जाम देख लो सर, आप पीएसआई का एग्जाम कब से फंसा हुआ है सर। आज भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आए कि सर हम लोग पढ़ पढ़ के थक गए, कम से कम 700 पोस्टें जो दोबारा आनी थी, 769 पोस्ट थी, अभी तक वो मामला फंसा हुआ है सर। लोग मतलब पिलर टू पोस्ट जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि एज रिलैक्सेशन नहीं थी। गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए थी सिंपली, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। उन लोगों के लिए भी अच्छा होता जो लोग पहली बारी पे अपीयर कर रहे थे, और उन लोगों के लिए भी अच्छा हो जाता जो एक बार। 700 पोस्टों के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरना होगा? लगभग सर लाख से तो ऊपर ही होगा, लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होगा। मतलब 2 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, 700 को मुलाजमत मिलेगी और लगभग 1,99,300 के करीब बच्चा होगा जिनको जो बेरोजगार रहेगा। तो मुझे व्हाट इज द वे आउट? सरकार ने कहा, सरकार ने फिर से वही स्कीम ले आई जो पहले लाई थी, साल 2009-10 में आई थी, शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ। आओ लोन ले लो तो दुकान खोलो गायब हो जाओ। अब आई है मिशन यूथ, आओ लोन ले लो दुकान खोलो। डू यू थिंक दिस इज अ सेंसिबल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड? सर, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम जनरेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो बजट प्रेजेंट किया हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, उस पर उन्होंने बात की 4.25 लाख जॉब्स की, जिसमें उन्होंने बोला कि 19,000 एंटरप्राइज हम एग्रीकल्चर में क्रिएट करेंगे। उन्होंने बात की मिशन युवा की, उन्होंने बात की जेएंडके स्टार्टअप पॉलिसी की। तो सर ये जो लोन दे के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना अलग है और फाइनेंशियल सपोर्ट करके एंटरप्रेन्योर बनाना अलग चीज़ है, स्टार्टअप क्रिएट करना अलग चीज़ है। स्टार्टअप हैव टू बी हैव द पोटेंशियल ऑफ स्केलिंग अप, दे शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम, they should break the industry norms
इंडस्ट्री डिस्ट्रप्टर्स होने चाहिए वो। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ एस्टैब्लिश्ड हैं उसमें ब्यूरोक्रेट या कोई और लोग ही उनको गाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड कर पाएँ कि आपको किस तरीके से DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कैसे आपको इंडस्ट्री नॉर्म्स को एडजस्ट करना है, कैसे इकोनॉमिक सर्वे करना है। लेकिन शोएब, मुझे ये भी आपसे अंडरस्टैंड करना है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जी। EDI जब आपने बनाया तो EDI में आपने बाद में धंधा एक खोल लिया कि जनाब आपको एक आदमी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देगा, आपका अपना, यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड व्हाट यू वांट टू डू, वही आपका, जब आपका वो तैयार हो गया, तैयार होने के बाद फिर आपने जनाब अली क्या करना है वो आप सबमिट करेंगे। उसके बाद बैंक के पास जब ये मामला जाता है, बैंक लोन नहीं देता। अभी मिशन यूथ के तहत भी 21% एप्लीकेशंस हैं जिनको बैंकों ने अप्रूव किया और लोन दिया, और 79% एप्लीकेशंस हैं जिन पर अभी बैंक वाले सोच रहे हैं हम दें कि ना दें। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, दुकान खोलना, आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट यू एक्चुअली मेंट व्हेन यू से कि हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है। बिल्कुल। दुकान के ऊपर आप जिसको रोजगार दे रहे हैं वो 8वीं पास होगा, वो हो सकता है 10वीं बेचारा फेल हो, तब जाके वो दुकान पे खड़ा रहेगा। एक बच्चा जो ग्रेजुएट है, एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, वो क्यों किसी की सब्जी की दुकान के ऊपर बैठकर काम करेगा? ही वुड नॉट डू दैट। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू यू थिंक जम्मू कश्मीर में आने चाहिए, जिससे कम प्राइवेट सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाए कि आप आने वाले वक्त में जो 5 लाख का बवाल आपके ऊपर आएगा अनएम्प्लॉयड नौजवानों का, उसको आप एड्रेस कर सकें। सर, सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक सर्वे निकलता है गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, जिसमें जनरली बात की जाती है कि भाई इस बारी इतनी ग्रोथ हुई, इतना GSDP हुआ, इतना इन्फ्लेशन हुआ, इतना ही हुआ। एक सर्वे, डेटाबेस सर्वे होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर पोटेंशियल किसके सेक्टर्स में है, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही और प्राइवेट सेक्टर भी कुछ खास नहीं कर रहा। जब ये एक डेटा निकल कर आएगा कि इसमें इतना पोटेंशियल है, इतने टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इतना यहाँ पर सॉइल सूटेड है फलाने किस्म के हाई डेंसिटी फार्मिंग के लिए, या फिर इंडस्ट्री में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर एक डेटा सरकार प्रोवाइड करे लोगों को, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स देख पाएँ कि अच्छा ये सेक्टर है, इसमें अभी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, मुझे मिल सकता है, तो मैं इसमें ट्राई करता हूँ। उसके बाद सर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और कॉलेज का एक कोलैबोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो किस्म के स्किल सेट डिमांड इंडस्ट्री कर रही है वो हमारे कॉलेजेस बना रहे हैं क्या सर? हर साल लाखों लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और ग्रेजुएशन करते ही उनको किस चीज़ के लिए मतलब टैलेंटेड, मतलब किस चीज़ के लिए वो एम्प्लॉयबल होते हैं? नथिंग, दे आर जस्ट देयर कि भाई या तो वो ट्यूशन पढ़ा दें, या फिर वो किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें, या फिर PG करें, PhD करें और देखें शायद लेक्चरार और AP पोस्ट में वो लग जाएं, या फिर वो एडहॉक बेसिस पे कॉलेज में पढ़ाएं। यही ना उनके लिए सर। अदरवाइज मुझे आप बताइए, कोई भी कॉलेज का ग्रेजुएट किसी भी एक जॉब के लिए कितना एलिजिबल है? क्या आता है उसको ऐसा जो किसी कोई जॉब कर पाए? हमारा मिसमैच है, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री मिसमैच है, उसमें आपस में वो जो चाहते हैं वो दे नहीं रहे प्रोवाइड भी। बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ऑन ग्राउंड एंड्स में मीट नहीं हो रहे, बस मीन्स हैं, एंड मीट नहीं हो रहे। इसमें ऑब्वियसली इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ ला के वर्कशॉप करवा के, या फिर वेबिनार्स के थ्रू गवर्नमेंट को बड़े एग्रेसिव वे में अप्रोच करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं खुद भी एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, अक्सर कोई पर्टिकुलर क्रेडिट हमें चाहिए होता है, हमें कोई लोन चाहिए होता है, तो उसके लिए बड़ी सारी 10 किस्म के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं। सिविल स्कोर से लेकर हर चीज़ आपका स्कोर देखा जाता है, फिर आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है, फिर बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए CA आपको अलग हायर करना पड़ता है। तो जो ये प्रोसीजर है अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा आसान करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा प्रोसीजर को आसान करने की ज़रूरत है, Shim, just be very honest and very frank. Are you satisfied as an entrepreneur? Sir, do you believe कि ये जो आप काम कर रहे हैं, this has secured your life for all times to come? No, sir, it has not secured. Of course, it is a very volatile industry. Anything can happen at any time. आज चल रहा है, कल बंद भी हो सकता है. And you have to upgrade your skills all the time. All the time, and we don't just have to teach now. We have to see sales, we have to see marketing, we have to see operations. और आपको वो भी करना है. अब आपको ब्रीफ केस उठा के जंगल में घूमना है, और फिर गाड़ी से बाहर निकलना है, और फिर कोई बहुत बड़ा एक वो आपने एक मैदान लेना है, डीजे बजाना है, और फिर उसके बीच में आपने अपनी तकरीर सुनानी है। आई होप हम उस लेवल तक ना करें, बट हम कोशिश करते हैं कि हम कंटेंट के बेसिस ही करें। हाँ? तो सर आप बोलेंगे कि क्या मैं कंटेंट हूँ कि मैं सक्सेसफुल रहूंगा? आई डोंट नो, हो सकता है कल ही बंद हो जाए, खुदा ना खास्ता। कोई भरोसा नहीं इस इंडस्ट्री का। एट द सेम टाइम आई एम वेरी लकी टू वट एवर आई हैव लर्नड थ्रू दिस जर्नी। हर दिन एक स्ट्रगल है, एवरी डे इज लाइक पुटिंग आउट फायर्स। हर दिन कुछ ना कुछ नया मसला बन जाता है। पहले से 10 तक सैलरी और रेंट जाता है, 10 से 20 तक GST जाता है, 20 से 30 तक बिजली का बिल और बाकी चीज़ें होती हैं। तो महीना तो इसी में गुजरता है कि आज किसका बिल उठ के देना है।
तो वो अनसर्टेनिटी है, डेफिनेटली है, बट इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन टोज, इट ऑलवेज forces you to keep innovating, keep thinking, keep struggling, keep hustling. I think that is something which you can't have in government jobs. ठीक। तो I am very lucky that I got this opportunity and I'm very lucky कि हमारे साथ ऐसे founders थे जिसमें हमारे किरण सर थे, पंकिल सर थे, यशोधरा मैम थी, रणधीर सर थे, कि हमारा ऐसा स्टार्ट। यशोधरा तो अभी भी है। यशोधरा मैम अभी भी हैं। तो हम लोग, मैं बहुत लकी था, ये टीम हमारे साथ में थी, जो हम बहुत सीखा हमने एक दूसरे से। अब तो खैर अब हम 2 ही रह गए हैं, मैं और यशोधरा, बट अभी भी हम लोगों को, हम वी आर वेरी थैंकफुल। जब भी हम बैठते तो बात करते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू अल्लाह, वी आर वेरी थैंकफुल टू द यूथ ऑफ our state and well wishers like you who helped us through this journey. तो डेफिनेटली कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी है इस फील्ड में, एट द सेम टाइम आई एम वेरी लकी फॉर ऑल दैट इट हैज टॉट मी। डू यू रिग्रेट वन थिंग कि ये जो दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास बड़ा कैमरा है, कि मतलब वो किसी एक बड़े चैनल के वहाँ बैठते हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्पष्ट हिंदी में 4 बातें कहते हैं, और फिर कहीं लेक्चरबाजी भी करते हैं, और लेक्चरबाजी में कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसकी रील अच्छी बनती है, तो उस रील के चक्कर में लोग कहते हैं कि टीचर बहुत बढ़िया है। फिर जब आप मिलने जाते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है, वो हफ्तों तो उनकी शक्ल ही आपको नहीं दिखती। फिर एक टीचर तो वो भी हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के नेता बने, अब किसी और पार्टी में जा रहे हैं। तो मतलब आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, विद एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू एंड सेवरल अदर्स लाइक यू, बहुत सारे और नौजवान आपके जैसे हैं, क्या आपको अब ये थोड़ा सा होता है किसी वक्त कि यार हमें भी बड़ा ब्रांड बन जाना चाहिए, चाहे फिर हमारा रिजल्ट कुछ भी हो? सर नहीं, मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो ये है, जब तक आप रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करेंगे तब तक तो आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया स्टार बन जाएं, एट द एंड ऑफ द डे पीपल सी कि आपसे पढ़ाया हुआ कितना आया था, आपके लेक्चर में से मैं कितने सवाल सॉल्व कर पाया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मोटिवेशन का कुछ लेवल तक यूटिलिटी है। कई लोग जो एज सच स्ट्रगल कर रहे होते हैं मोटिवेशन की वजह से, कि लैक ऑफ मोटिवेशन से, कभी आप उनको कोई शेर सुनाकर, कभी आप उनको कोई कहानी सुनाकर उनको मोटिवेट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर देता है आपकी जर्नी में, बट इट इज़ ओनली अ टूल, इट कैन नॉट हेल्प यू एक्चुअली बिकमिंग दैट। सो हाँ, उन चीज़ों की कुछ यूटिलिटी है उन किसी लेवल तक, बट आपका कंटेंट है, कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपके पढ़ाए हुए से कुछ आ रहा है तो लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, अगर पढ़ाए हुए से नहीं आ रहा है तो लोग एट द एंड ऑफ द डे बोलेंगे हाँ बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन कुछ आता नहीं है इनके पढ़ाए हुए से। तो वो चीज़ें यहाँ तो ऐसे लोग भी क्लेम करते हैं कि भाई हमारे लास्ट वाली PSI में से 1200 में से 600 हमारे ही बच्चे थे। अब आप सर बताओ, 50% बच्चा आप सिलेक्शन दिलवा रहे हो, ये कोई मतलब मानने वाली बात है? दूसरे यहाँ पर हैं, वो बोलते हैं इन हाथों ने 7 IAS ऑफिसर बनाए थे। मतलब इन हाथों ने अगर 7 IAS ऑफिसर बनाए थे और आपने जो बाकी बच्चे पढ़ाए थे, इसका मतलब उनको आपने नहीं बनाया, वो आपसे नहीं बन पाए। सर बच्चा खुद सिलेक्शन लेता है, हमारा बहुत छोटा रोल प्ले होता है कि हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं, हम उनको एक प्रॉपर माहौल में ढालते हैं, और 1-2% हम उनकी जर्नी में रोल प्ले करते हैं, बाकी वो खुद करता है सारा। ये बात ज़रूर है कि उनकी जर्नी को छोटा कर देते हैं। हमने 10 बार एक चीज़ पढ़ रखी है तो उनको जो वो 3 घंटे में समझ में आती है हम 1.5 घंटे में समझा देते हैं, क्योंकि हमने 10 बार पढ़ी हुई, वो कोई भी कर सकता है, स्पेशल बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है उसके लिए बहुत यूटिलिटी है, वरना आज तो घर बैठ के इंसान सारा कुछ पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसको कोचिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मेंटोरशिप की ज़रूरत है। We are drowning in information but craving for wisdom. Information तो बहुत सारी है, बट उस information में किसकी यूटिलिटी है वो हम थोड़ा बहुत बेटर बता पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शुएब फरीद। आपने तफसीलन इनसे बात सुनी, पर इनसे बात करते हुए मुझे वो शेर याद आया कि पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मुसलसल जद्दोजहद में हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, और ये वो एक इनिशिएटिव है जो इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के बच्चों का अपना इनिशिएटिव था, विंग-ए-उड़ान, और इसे इन्होंने कामयाब बनाया। और ये देखिए कि हौसला और हिम्मत ये है, इतनी बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्री अब जम्मू कश्मीर में आ चुकी है, बड़े बड़े कमर्शियल प्लेयर, मैं इनको कमर्शियल कहता हूँ, कमर्शियल ही हैं, जो पैसा देकर अपनी प्रमोशन करवा रहे हैं वो कमर्शियल ही होंगे। तो कमर्शियल इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मैदान में आ चुके हैं, इनके आने के बावजूद अगर इनका सिलसिला जारी व सारी है तो उसका मतलब यह है कि दमखम तो है। ये अलग बात है कि मेहनत मुसलसल करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार लगे रहना। और एक और बात कि आपको कोई शेर सुना दे, आपने किसी की कहानी सुन ली, आप उससे इंस्पायर हो गए, इससे थोड़े वक्त के लिए तो आप चलेंगे, लेकिन मुसलसल ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप जद्दोजहद करते रहें, हिम्मत और हौसला ना हारें, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिहा आलम,
जहाद जिंदगानी में ये मर्दों की हैं शमशीरें। मर्द से मेरा मुराद कतन ये नहीं कि सिर्फ मर्द, बल्कि औरतों और मर्दों दोनों का ये सबसे बड़ी शमशीर और ताकत ये है कि यकीन महकम, पक्का यकीन करिए, भरोसा करिए, अमल पे हम, कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क, यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिहा आलम। और मोहब्बत आपका लहजा, आपकी ज़ुबान, आपका उठना बैठना मोहब्बत से भरपूर हो तो यकीन मानिए आपको हरा कोई भी नहीं सकता। यही लगता है शुएब ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और ऐसी किसी शख्सियत के साथ आपको जल्द मुलाकात कराएंगे। और यहाँ से शुएब ने एक और बड़ी बात कही कि ब्रांड बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़े ब्रांड का कतन ये मतलब नहीं कि वो ब्रांड ही सब कुछ कर रहा है। उसके बीच में और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जिनकी मेहनतें इस कमर्शियल कैमरे के ज़रिए आप तक नहीं पहुंच रही।